वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सर आपका, मेरे साथ धीरेन्द्र नाथ दास जुड़ रहे हैं रांची से। नमस्ते दास साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, आपका प्रोग्राम तो रेगुलर हम सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, हमको इंस्पायर करता है ये सब इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने कुछ दिन पहले मैं 30 शेयर लिया है आपका कोलगेट का। तो उसको हम एक साल 2 साल का नजरिया हम रख सकते हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं लिया, 30 शेयर लिया है। और GMR इंफ्रा एक लिए हैं 250 शेयर, वो हम कल लिए, वो 250 शेयर लिए 12 रुपया 40 पैसा के हिसाब से। तो मेरा 1-2 साल का नजरिया है, तो आपको क्या आप सजेशन देते हैं इसमें? चलिए समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। एक GMR इंफ्रा के बारे में भी इनका सवाल है और एक स्टॉक कोलगेट है। 1824 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की थी। विजय चोपड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन विजय जी अब आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो यहाँ धीरेन्द्र नाथ दास जी का सवाल है। एक कोलगेट के बारे में समझना चाहते हैं, दूसरा GMR इंफ्रा है सर, इनकी खरीद का भाव 12 रुपए 40 पैसे रहा है और 1-2 साल का नजरिया रखते हैं दोनों में। कैसे लगती है ये दोनों कंपनियां, क्या बताना चाहेंगे आप मिस्टर दास को? प्रियंका जी, GMR इंफ्रा तो मुझे समझ में आया, दूसरा स्टॉक में नहीं समझ पाया हूँ। बट मैं यही कहूंगा कि जो भी डेट रेटेड कंपनीज हैं, कोलगेट अगेन अ फैंटास्टिक कंजम्पशन स्टोरी। मैं यही कहूंगा कि कोलगेट जैसे स्टॉक्स जो हैं वो इस समय पर अगर उन्होंने हायर प्राइस पे खरीदा हुआ है तो एवरेज भी कर सकते हैं गिरावट में। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मैं कहूंगा कि ऐसी कंपनीज जहां पर जीरो डेट है, क्योंकि और एक बहुत शानदार डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, होम ग्रोन, घर घर में लोग कोलगेट में, यहाँ तक कि टूथपेस्ट को कोलगेट कहा जाता है हमारे देश में, तो कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है इस स्टॉक को होल्ड करने में। तो बिल्कुल बने रहें। और अगर आपको नीचे अगर बाजार गिरता है और नीचे गिरावट में और नीचे मिलता है तो आप एवरेज करके भी विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक जिन्होंने बोला GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज रही हैं, चाहे वो लैंको हो, GMR हो, JP इंफ्रा हो या इस लाइक्स ऑफ दीज कंपनीज JP एसोसिएट्स, वहां पर समस्या ये रही कि एक समय पर डेट बहुत आसानी से मिल रहा था, काफी कर्जा ले लिया कंपनीज ने और फिर कहीं ना कहीं उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो कर्जे को सर्विस नहीं कर पाई। इसके चलते हुए स्टॉक्स में एक मेजर क्रैक देखने को मिला, कॉन्फिडेंस टूटा मार्केट का, और इन स्टॉक्स की वैल्यू हम सबके सामने है आज। तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी रैली में अगर आपको एग्जिट मिलता है इन स्टॉक्स में तो आप बाहर निकलिए। आप यू कैन शिफ्ट टू मे बी कंपनीज लाइक L&T, जहां पर एक बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, जहां पर बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और नो डाउट आप अपना पैसा रिकवर भी ऐसे ही स्टॉक से कर सकते हैं। और GMR आई रियली हैव यू नो माय डाउट्स कि ये स्टॉक अगर बाउंस बैक भी किया तो 2, 4, 5 रुपए 10 रुपए से ऊपर ज्यादा कुछ बढ़ पाएगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने पूंजी को ऐसी कंपनी में निवेश करें जहां पर आपका पैसा आने के चांसेस ज्यादा हों। चलिए, तो फिलहाल आपको विषय दे रहे हैं GMR इंफ्रा से एग्जिट की सलाह, लेकिन L&T उन्हें एक अच्छी पसंद लग रही है। यहाँ शिवशंकर अग्रवाल जी सिलीगुड़ी से है मेरे साथ। नमस्ते मिस्टर अग्रवाल, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम, मैंने 300 शेयर रिलायंस कैपिटल के लिए 422 पे और 100 शेयर भारतीय इंफ्राटेल के वो भी मैंने 422 पे लिए। तो तो कितने दिन में क्या होल्ड करूं इसको? ओके, चलिए, तो 422 लगता है आपका लकी नंबर है। दोनों ही स्टॉक आपने 422 के भाव पर लिया है, दोनों में ही नुकसान हो रहा है समेत भारतीय इंफ्राटेल और रिलायंस कैपिटल। कैसे दिखते हैं चार्ट्स पर आपको सर? देखिए, पहले अगर रिलायंस कैपिटल की बात करें तो ओवरऑल ADAG पैक के हम देखें तो लास्ट 1-2 साल में या मोर देन दैट इसने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पे वो बॉटम हुए कि नहीं वो अभी फिलहाल प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर रिलायंस कैपिटल की बात करें, अगर यहाँ से इसमें रिकवरी भी आती है सो 350-360 का इसका एक मेजर हर्डल है। जब तक ये लेवल्स इसके क्रॉस नहीं होते हम नहीं बोल सकते कि ये एटलीस्ट नियर टर्म में भी पॉजिटिव टेरिटरी में आए हुए। तो फिलहाल तो ये बाउंस बैक है। अगर ये क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं तो 350-360 के आसपास ये स्टॉक की एक मूवमेंट ट्रैक करे। अगर स्टॉक 360 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है तो उसमें से एग्जिट कीजिए, इसमें लो लेवल्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें होल्ड की सलाह तभी होगी जब ये स्टॉक 360 का लेवल क्रॉस कर पाएगा। दूसरा स्टॉक अगर आपने भारतीय इंफ्राटेल बताया, वो स्टॉक में अगर हम नियर टर्म इसके चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 420-425 का इसका एक मल्टीपल सपोर्ट था
वो उसने रिसेंटली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक भी किया और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक अभी तक ये 420 425 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है, ये स्टॉक में हाई लेवल्स पे सेलिंग आएगी। तो मेरे ख्याल से इधर ये बाउंस पे एग्जिट कर सकते हैं या फिर एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, अगर स्टॉक 394 392 का लेवल अगर सस्टेनेबल बेसिस पे ब्रेक करता है तो इसमें से एग्जिट कीजिए, इसमें डाउनसाइड लेवल पॉसिबल हो जाएंगे। और दुनिया की दिग्गज रेटिंग एजेंसी S&P ने ब्राजील की क्रेडिट रेटिंग घटाकर जंक कर दी है। S&P के मुताबिक 28 जुलाई के बाद से ब्राजील की क्रेडिट प्रोफाइल और कमजोर हो गई है। ब्राजील की इस मुश्किल से भारत की कई कंपनियों का बिजनेस प्रभावित होने की आशंका है। चलते अपने रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे के पास और समझते हैं इस पूरी खबर को। वरुण, किन कंपनियों का कारोबार ब्राजील में है और एक्सपोजर कितना है, किस तरह का मूवमेंट आप आने वाले समय में देख रहे हैं इन कंपनियों में? देखिए, भारत का जो ब्राजील का ट्रेड है वो काफी हद तक काफी बड़ा है, क्योंकि ब्राजील भारत के लिए 9वां सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट्स के लिए। और अगर आप देखें तो जापान, फ्रांस, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज से ज्यादा एक्सपोर्ट दरअसल भारत ब्राजील को करता है। अगर आप 2015 का ही देखें तो भारत और ब्राजील के बीच में करीब 75,000 करोड़ का ट्रेड हुआ था, जिसमें से एक्सपोर्ट करीब 37,000 करोड़ का था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अहम है ब्राजील के लिए। हालांकि 9th सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन आंकड़ा जो है वो कुछ कम नहीं है। जिन कंपनीज का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है ब्राजील पे और जिन पे सबसे ज्यादा मार पड़ सकती है, उसमें सबसे आगे दरअसल फार्मा कंपनीज है, क्योंकि फार्मा कंपनी का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है ब्राजील में। ल्यूपिन, सन फार्मा, दोनों ही कंपनी का 2% करीब आय जो है वो ब्राजील से आती है। ग्लेनमार्क करीब 5% आय, कैडिला 4% और टोरेंट फार्मा इस कंपनी के तो करीब कुल आय में से करीब 13% के आसपास ब्राजील से आती है। इसके अलावा ऑटो कंपनीज का अच्छा खासा एक्सपोजर है। टाटा मोटर्स दरअसल JLR की जो कुल आय है उसमें करीब कुल सेल्स में 4% ब्राजील से आती है। बजाज ऑटो 2%, M&M फोर्जिंग 2% के आसपास कुल आय जो है वो ब्राजील से आती है। इसके अलावा कंज्यूमर्स में अगर आप देखें तो गोदरेज कंज्यूमर्स 2%, हेवल्स को अगर आप देखें तो 4% वहां से आती है। इसके अलावा रैलीज, KC इंटरनेशनल, TCS के भी करीब 3% आय ब्राजील से आती है। और UPL यानी कि यूनाइटेड फॉस्फेट्स का भी जो कुल आय है उसमें करीब 14% जो है वो ब्राजील से आती है। तो ब्राजील भारत के लिए और भारतीय कंपनियों के लिए काफी अहम है। और सबसे ज्यादा चौंकाने की बात तो यह है कि 8 साल पहले ही दरअसल अगर ब्राजील को जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का दर्जा दिया गया था और 8 साल के अंदर ही इसे दरअसल जंग का दर्जा दिया गया है, और इससे भारत की कई कंपनीज पे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। तो भारत की कई कंपनियों का कारोबार ब्राजील में भी फैला हुआ है और ब्राजील को जिस तरह से जंग की रेटिंग दी है रेटिंग एजेंसी ने, S&P ने, इसके बाद चिंताएं बढ़ सकती है इन कंपनियों के लिए जिनके आर्म्स ब्राजील में भी हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं सब आपका, मेरे साथ जुड़ गए हैं कल्पित शाह भारूद से अपने सवाल के साथ। कल्पित जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास L&T है 1850 के भाव के जी। और 500 शेयर आप होल्ड करते हैं? सॉरी मैम, 500 शेयर आप होल्ड करते हैं सर, मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ ठीक है। ओके, और 270 रुपए के नुकसान पर बैठे हुए हैं यहाँ पर कल्पित। तो समझते हैं L&T में क्या करना चाहिए यहाँ कल्पित को। विजय, L&T आपको कैसा दिखता है? अभी आप थोड़ी देर पहले L&T कह रहे थे किसी को खरीदने के लिए भी। L&T आपको कैसी कंपनी दिखती है? नुकसान पर है यहाँ कल्पित, क्या सलाह देंगे? प्रियंका जी, मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ L&T ऐसे स्टॉक पे। हमारे देश में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और जितना इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, सरकार का भी काफ़ी जोर है स्मार्ट सिटीज़ बनाने पे, डिजिटल सिटीज़ बनाने पे। मेरे हिसाब से ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जिसकी कैपेबिलिटी हो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के लिए। L&T ही मुझे एक ऐसा नाम दिखता है जो कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, काफ़ी कैपेबिलिटी रखता है। जो भी मार्की प्रोजेक्ट्स इस देश में हुए उसमें कहीं ना कहीं L&T का हाथ जरूर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इनको नुकसान भी हो रहा है और हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी और गिरावट देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों में, तो मैं कहूँगा कि एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी है। मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक पर और मेरे हिसाब से ये स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ से ये जब भी मार्केट्स में रिकवरी आएंगी, अभी करीब 1578 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये इट कैन क्रॉस 1800 1900 अगेन कंफर्टेबली। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एवरेज नहीं भी कर सकते, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये स्टॉक वापस जरूर आएगा। तो आप बने रहें स्टॉक में विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कोई भी समस्या नहीं है।
चलिए, और अगला सवाल पूछने के लिए दीपू है मेरे साथ अंबाला से। दीपू जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप सर? हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मेरे पास मैम पीएनबी के शेयर हैं 25, अभी मैंने बाय किए हैं 145 पे। तो मैं और कुछ बाय करना चाहता हूँ पीएनबी के, क्या इस लेवल पे मैं बाय कर सकता हूँ पीएनबी के शेयर? ओके, सो पीएनबी आप और ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। समित, क्या इस प्राइस पॉइंट पर 131 रुपए 50 पैसे पर पीएनबी और ऐड करने की सलाह देंगे आप यहाँ? देखिए, पीएनबी की अगर बात करें तो अगर इन्होंने ऑलरेडी बाय किया है वो ये बने रह सकते हैं, बट मैं इनको एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर इनको पीएसयू बैंक्स में कोई और अगर बाय करना हो रादर देन इसको एवरेज करने से अच्छा ये एसबीआई लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए 220 से लेके 208 210 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इन केस अगर एक करेक्शन आता है तो एक स्टैगर्ड मैनर में ये एसबीआई का शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हैं रादर देन पीएनबी को अभी एवरेज करने से अच्छा। शैलेश जैन मेरे साथ हैं जामनगर से। शैलेश जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इक्विटीज में, तो इसमें मल्टी बैगर आइडिया कोई आप दे सकते हैं? एंड माय टाइम होरिजन इज अराउंड 5 to 8 years। ओके, सो बहुत ही लंबी अवधि का नजरिया शैलेश जी का यहाँ, और मल्टी बैगर साबित होंगे कि नहीं? विजय आप बता सकते हैं इन्हें कुछ मल्टी बैगर आइडियाज? 5 लाख निवेश करना चाहते हैं, लंबा समय देना चाहते हैं इस निवेश को। देखिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे निवेशक ऐसे बाजार में मेरे ख्याल से जब बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी होती है, ये समय होता है कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग करें। और मैं यही कहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को जितना डी रिस्क करा जा सकता है उतना करिए। यदि आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं, मैं कहूंगा कि अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को 5 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करें। आप डिफेंसिव भी ले सकते हैं और कुछ अग्रेसिव सेक्टर्स में भी आप बाइंग कर सकते हैं। जैसे आईटी के दिग्गजों में आप निवेश कर सकते हैं, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, इस तरह की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, टॉप रैंक कंपनीज में। अगर आप कंज्यूमर में जाते हैं तो मुझे लगता है कि आईटीसी है, डाबर है, मैरिको जैसी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर है, इन कंपनीज में आप निवेश कर सकते हैं। जो दूसरी कुछ कंपनीज हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मैंने बोला, एलएनटी है, और इवन एलएनटी फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस स्तर पे करीब 60 के स्तर पे अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है, और अगर कोई लंबी अवधि तक इसको होल्ड करता है तो इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसके अलावा कुछ ऑटो क्षेत्र में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दिग्गज कंपनियों में आप निवेश करें, चाहे वो हीरो होंडा हो, बजाज ऑटो हो, मारुति हो, या ऑटो एंसिलरी स्पेस में कंपनीज लाइक मदरसन सुमी। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे मल्टी बैगर हों, मगर निश्चित रूप से आप इसमें पैसा जरूर बनाएंगे। एक बार बाजार की गिरावट को थोड़ा सा थमने दीजिए। दूसरा, हमेशा स्टैगर्ड बाइंग करिए। अगर आपको 5 लाख रुपए लगाना है तो प्रोबेबली आज 1 लाख से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाजार का बॉटम किसी ने नहीं देखा है, और जैसे और गिरावट होती है तो उसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक्स ले सकते हैं। तो मेरी यही सलाह होगी, अपने पोर्टफोलियो को जितना हो सके उसको डाइवर्सिफाई करें, डे रिस्क करें, और अक्रॉस सेक्टर्स खरीदें, टॉप रैंक कंपनीज खरीदें। चलिए, तो 2 मंत्र विजय जी के आपके लिए। तो स्टैगर्ड मैनर में अपने पैसे को लगाइए, और दूसरा डाइवर्सिफाइड रखिए अपने पोर्टफोलियो को। इसी के साथ विजय सर आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, कई आपने सलाह दी है, कोई डिस्क्लोजर आज के लिए? जिन भी स्टॉक्स में हमने बातचीत करी है उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की जरूर हो सकती है। विजय चोपड़ा हमारे साथ थे, आपको सलाह दे रहे थे क्या करना चाहिए आपके स्टॉक्स में। इन सब इजाजत ले रहे हैं, लेकिन अभी समित चौहान मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम समित के साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। समित चौहान मेरे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। सतीश जी का है पहला सवाल कोलकाता से, जो जानना चाहते हैं पीएनसी इंफ्रा में क्या करें। इनके पास है पीएनसी इंफ्रा के 150 शेयर 480 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए, पीएनसी इंफ्रा की अगर बात करें तो इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी लो होते हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें बने रहने की सलाह नहीं दूंगा। अगर इनको
कहीं भी एक पॉसिबिलिटी मिलती है प्रॉफिट की तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि जैसे ये लो लिक्विडिटी स्टॉक होता है उनमें जब भी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आता है तो वो करेक्शन काफ़ी सीवियर होता है, तो एग्जिट करने के मौके नहीं मिलते हैं। तो ऐसे स्टॉक में मैं ज़्यादा एग्रेसिवली रहने की सलाह नहीं दूंगा, कोई भी बाउंस पे इसमें से एग्जिट की सलाह होगी। दिल्ली से संजय जानना चाहते हैं, समझ जी टाटा एलेक्सी के बारे में 400 शेयर 1000 रुपए पर खरीदारी की थी। देखिए इन्होंने इतने अच्छे लेवल पे बाय किया है, अगर स्टॉक का हम हायर डिग्री चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से ऐसे टाइम पे जो स्टॉक ऐसे मार्केट सिनारियो में भी अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, इनमें डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। तो ऐसे स्टॉक में बने रहने की सलाह दूंगा, ये राइड करना चाहिए। एक अगर ये स्टॉप लॉस मान के चलना चाहते हैं तो एक 1650 का प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस मान के ये बने रह सकते हैं इसमें। मीना जी जानना चाहते हैं स्पाइस जेट में क्या करें, 1000 शेयर है इनके पास, 27 रुपए पर शेयर इन्होंने खर्चा किया है। देखिए ओवरऑल अगर स्पाइस जेट की बात करें तो ये थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक है। इसमें एक हम देखें तो ब्रॉडर टर्म में एक अच्छी खासी रेंज बन चुकी है, 2830 ऑन दी हायर साइड एक रेजिस्टेंस है, लो साइड पे 23 से लेके 20 का सपोर्ट है। तो ये स्टॉक यही रेंज में ऑसिलेट हो रहा है, तो यहाँ पे इमीडिएटली कोई सब्सटेंशियल मूव एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब तक ये 30 का लेवल सस्टेनेबल बेसिस पे ब्रेक नहीं करता, इसमें कोई सब्सटेंशियल रिटर्न नहीं आ पाएंगे। फिलहाल तो एक सपोर्ट दिख रहा है 20 के आसपास, तो वो एक 20 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रह सकते हैं। अहमदाबाद के पंकज के पास है MCX के 200 शेयर 1080 में खरीदारी की थी। देखिए फिलहाल अगर देखें तो इसका एक 900 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्टॉक इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट लेके वहीं पे एक छोटी रिकवरी भी दे रहा है। जब तक 900 का लेवल इसमें ब्रेक नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक बने रहिए। 900 के नीचे इसमें वीकनेस आएगा तभी एग्जिट की सलाह होगी। ऑर्किड केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं मनोज, 1000 शेयर है, 69 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए अगर ऑर्चिड केमिकल की बात करें तो इसकी एक ब्रॉड रेंज है 70 से लेके 40-42 की। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज इसमें कोई क्लियर व्यू नहीं है, इसकी एक रेंज बाउंड्री मूवमेंट है। जब तक 42 का लेवल ये मेंटेन कर रहा है इसमें बने रह सकते हैं, 42 के नीचे एग्जिट करना चाहिए क्योंकि इसमें फिर अच्छा खासा वीकनेस आ सकता है। सतपाल जी के पास है इंसेक्टिसाइड के 50 शेयर 550 रुपए में खरीदा था। देखिए इसमें नियर टर्म व्यू नेगेटिव है, स्टॉक में लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हम देख रहे हैं डेली चार्ट पे। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई भी रिकवरी आती है ये स्टॉक में प्रॉब्ली टुवर्ड 460-470, तो वहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहिए स्टॉक में से। गुजरात से जैमिन के पास है जेपी एसोसिएट के 4500 शेयर 10 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी, क्या करना चाहिए? देखिए इसमें कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जिट करने की तो वहाँ पे एग्जिट की सलाह होगी। कोई सब्सटेंशियल मूवमेंट इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। जब तक ग्राउंड लेवल पे इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होता है तो हमें नहीं लगता ये स्टॉक में कोई रिटर्न मिल सकता है। तो अगर इन केस इनको कॉस्ट के आसपास या कहीं भी इनको अगर ऊपर की तरफ एग्जिट करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट ही करना चाहिए। गोपाल जानना चाहते हैं लक्ष्मी मशीन के बारे में, 8 शेयर हैं इनके पास और 3800 रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। देखिए ये स्टॉक हायर डिग्री अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है, बट फिलहाल ये एक इसके करेक्टिव मूव में चल रहा है। 3250 का इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो एक क्रिटिकल सपोर्ट माना जाएगा। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें ये प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है। तो 3250 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है एग्जिट कीजिए या फिर बने रहिए ऊपर की तरफ। 3600 3800 के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे इसके लिए। धन्यवाद समित, आज हमारे पास स्टॉक्स फटाफट में इतने ही सवालों के लिए समय था। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? कई स्टॉक्स पर आपने सलाह दी है सर। ठीक है प्रियंका, जो भी स्टॉक्स हमने अभी डिस्कस किए उसमें मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट की इसमें पोजीशंस हो सकती है। समझ चाहते हैं हमारे साथ, इनसे हम इजाजत ले रहे हैं। इसी के साथ मुझे भी यही इजाजत दीजिए। आज सौदा आपका में इतना ही। नमस्कार। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार के ताजा हाल के साथ कमोडिटी राउंड अप में।